नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। भारत और इंडोनेशिया ने सुमात्रा द्वीप के उत्तरी छोर पर स्थित सबांग बंदरगाह को विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। मलक्का जल डमरू मध्य के मुहाने पर होने के कारण इस बंदरगाह को हिंद महासागर का नया हॉर्मूज यानी दूसरा हॉर्मूज कहा जा रहा है, जो वैश्विक व्यापार और तेल आपूर्ति का एक नया रणनीतिक केंद्र बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल सिस्टम में सहयोग बढ़ाने समेत कई समझौते किए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है सबांग पोर्ट प्रोजेक्ट, जो आने वाले समय में भारत की कितनी ताकत बढ़ाएगा, ये वाकई एक बड़ा सवाल है। उधर ईरान अमेरिका सीजफायर खत्म होने के बाद बढ़ते तनाव के बीच भारत के लिए स्टेट ऑफ मलक्का कितना सकारात्मक रिजल्ट देगा, आज इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। हॉर्मुज की अहमियत को देखने के बाद भारत स्टेट ऑफ मलक्का में अपनी रणनीतिक मौजूदगी बढ़ाने जा रहा है। भारत इंडोनेशिया के साथ मिलकर सबांग पोर्ट को डेवलप करेगा। सबांग पोर्ट स्टेट ऑफ मलक्का के मुहाने पर मौजूद है। पीएम मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया और इंडिया की राजधानियों के बीच की दूरी भले ही हजारों किलोमीटर हो, लेकिन दोनों देशों के बीच असल दूरी मात्र 150 किलोमीटर है। हमारी राजधानियां भले ही हजारों किलोमीटर दूर हो, लेकिन समुद्र में हमारे बीच केवल 150 किलोमीटर की ही दूरी है। दूसरे देशों में समुद्र भले ही सीमाओं और दूरियों का कारण रहा हो, लेकिन भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र दूरी का प्रतीक नहीं रहा। समुद्र हमारे बीच एक सेतु है। ये हमारे साझा भविष्य का केंद्र है। हमारे पास समुद्र से जुड़ी भविष्य की अनेक संभावनाएं हैं। इसलिए मैं आज समुद्र की इसी विशालता को आधार बनाकर आपसे भारत इंडोनेशिया के संबंधों को नई ऊंचाई देने का आग्रह करूंगा। 32 किलोमीटर का एक समुद्री पैसेज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया की राजनीति और कूटनीति में कैसे उथल पुथल मचा सकता है, ईरान वार के दौरान इसे पूरी दुनिया ने देख लिया। ईरानी सेना ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करके मुल्कों का ईंधन सप्लाई चोक कर दिया। कच्चे तेल की कीमतें दनादन बढ़ने लगी। आखिर दुनिया की 20% ईंधन सप्लाई इसी हॉर्मुज से होती है। अब भारत और इंडोनेशिया मिलकर हिंद महासागर में अपना हॉर्मुज बनाएंगे। यह हॉर्मुज स्ट्रेट ऑफ मलक्का की एंट्री पॉइंट पर स्थित है। यहाँ से भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित इंदिरा पॉइंट मात्र 100 मील यानी कि 160 किलोमीटर की दूरी पर है। इस कदम के साथ भारत और इंडोनेशिया हिंद महासागर में चीन का सारा गेम प्लान बदल देंगे। दरअसल हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी समुद्री रणनीति को नई धार देते हुए भारत और इंडोनेशिया ने सबांग पोर्ट के संयुक्त विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। दोनों देशों ने इंडोनेशिया के सबांग बंदरगाह को विकसित करने पर सहमति बनाई है। इसे आधुनिक रूप दिया जाएगा और इस द्वीप पर भारत का दखल बढ़ेगा। कुछ प्रमुख बिंदु और रणनीतिक महत्व को देखें। सबांग पोर्ट भारत के बन रहे ग्रेट निकोबार ट्रांसशिपमेंट पोर्ट से केवल 160 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जिस तरह फारस की खाड़ी में हॉर्मुज जल डमरू मध्य तेल व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है, उसी तरह सबांग पोर्ट मलक्का स्ट्रेट के प्रवेश द्वार पर स्थित है। यहाँ से दुनिया के एक बड़े हिस्से का समुद्री व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति जैसे तेल और गैस गुजरती है। मलक्का स्ट्रेट से ही चीन का अधिकांश व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति गुजरती है। सबांग पोर्ट को भारत और इंडोनेशिया के संयुक्त विकास से हिंद महासागर में चीन की आक्रामकता और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति पर अंकुश लगाया जा सकेगा। भारत इंडोनेशिया के बीच हालिया 14 समझौतों में सबांग पोर्ट के विकास के साथ साथ भारत से ब्रह्मोस और अस्त्र जैसी मिसाइलों की भी आपूर्ति शामिल है। चेन्नई के तट से समुद्री रास्ते पर आगे बढ़े तो जहाज पहले बंगाल की खाड़ी पार करता है, फिर अंडमान सागर की ओर जाता हुआ मलक्का जल डमरू मध्य तक पहुंचता है। हजारों साल पहले जब भारत, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच मसालों की खुशबू समुद्री हवाओं के साथ फैल रही थी, तब नाविकों ने एक संकरे लेकिन बेहद अहम समुद्री रास्ते को पहचानना शुरू किया। ये स्ट्रेट यानी कि जल डमरू मध्य हिंद महासागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है। आज यहाँ से दुनिया का लगभग 25% व्यापार होता है, जिसमें तेल, चीनी सामान, कोयला और पाम ऑयल
अहम है। सिंगापुर इसके दक्षिणी छोर पर स्थित विश्व का प्रमुख बंदरगाह है। भारत के लिए इसका महत्व अत्यंत रणनीतिक और आर्थिक है। भारत का पूर्वी एशिया जैसे चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ होने वाला बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से गुजरता है। भारत के पेट्रोलियम उत्पादों, कोयले, मशीनरी और कंटेनर व्यापार के लिए ये समुद्री जीवन रेखा जैसा है। साथ ही एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत दक्षिण पूर्व एशिया से संपर्क मजबूत करने में भी इसकी अहम भूमिका है। पश्चिम एशिया से निकलने वाला कच्चा तेल और गैस बड़ी मात्रा में इसी रास्ते से पूर्वी एशियाई देशों तक पहुंचता है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का से हर साल करीब $2.8 ट्रिलियन यानी लगभग 2800 अरब डॉलर का माल हर वर्ष गुजरता है। चीन की पूरी अर्थव्यवस्था मलक्का जलडमरू मध्य पर आश्रित है। अगर ये समुद्री मार्ग बाधित होता है तो इसका चीन की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ने की आशंका है। मलक्का जलडमरू मध्य से चीन के कुल कच्चे तेल के आयात का लगभग 80% और कुल व्यापार का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। इस मार्ग पर किसी भी तरह का व्यवधान चीन की ऊर्जा सुरक्षा और विनिर्माण को ठप कर सकता है। चीन को हमेशा ये रणनीतिक डर सताता रहता है कि भू राजनीतिक तनाव या युद्ध के समय दुश्मन देश इस संकरे मार्ग को अवरुद्ध करके उसकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचा सकते हैं। भारत लंबे समय से इस क्षेत्र में अपनी मौजूदगी मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। 2018 में भी भारत और इंडोनेशिया के बीच सबांग पोर्ट को लेकर सहयोग की रूपरेखा बनी थी, लेकिन अब दोनों देशों के संबंधों और इंडो पैसिफिक की बदलती भू राजनीति को देखते हुए इस परियोजना को नई गति मिलने की उम्मीद है। भारत अंडमान निकोबार में ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। ये भारत की एक महत्वाकांक्षी बहुआयामी विकास योजना है। इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, बिजली संयंत्र और आधुनिक टाउनशिप का निर्माण शामिल है, ताकि भारत मलक्का जलडमरू मध्य के पास एक प्रमुख समुद्री और लॉजिस्टिक हब बन सके। ये परियोजना भारत की व्यापारिक क्षमता बढ़ाने के साथ साथ हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में उसकी रणनीतिक मौजूदगी को भी मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। आइए नजर डालते हैं भारत के ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पर। भारत का ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना है। इसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सबसे दक्षिणी द्वीप पर विकसित किया जा रहा है। इसकी अनुमानित लागत लगभग 72,000 करोड़ से 92,000 करोड़ के बीच है। इस मेगा प्रोजेक्ट के 4 प्रमुख हिस्से हैं, जिनमें पहला इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट यानी ICTP है। इसमें गैलाथिया की खाड़ी में एक विशाल गहरे पानी का बंदरगाह बनाया जा रहा है। दूसरा हिस्सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसे नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसका तीसरा हिस्सा ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है, जिसमें करीब 149 वर्ग किलोमीटर का एक आधुनिक शहर बसाया जाएगा। चौथे हिस्से में पावर प्लांट होगा, जो शहर और बंदरगाह की जरूरतों के लिए ऊर्जा सप्लाई करेगा। इस समझौते का एक महत्वपूर्ण भू राजनीतिक पहलू भी है। पिछले 1 दशक में चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और स्ट्रिंग ऑफ पल्स रणनीति के तहत हिंद महासागर क्षेत्र में कई बंदरगाहों और समुद्री परियोजनाओं में निवेश किया है। पाकिस्तान का ग्वादर, श्रीलंका का हम्बनटोटा और म्यांमार का क्याऊ कर्फ्यू बंदरगाह अक्सर इसी संदर्भ में चर्चा में रहते हैं। ऐसे में सबांग पोर्ट का विकास भारत को क्षेत्रीय संतुलन बनाने और अपने समुद्री हितों की रक्षा करने में मदद कर सकता है। ऐसे में अब धरातल पर आने वाले समय में ये भारत के लिए कितना फ्रूटफुल रिजल्ट देगा, ये देखने वाली बात होगी। चैनल हेड RP श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। चलिए, तो भारत का मलक्का मिशन है और चीन की टेंशन बढ़ेगी। देखिए, जिस तरीके से चीन का एक अच्छा खासा व्यापार इस जगह से होता है, तो यदि दूसरे हॉर्मूज के रूप में हम यदि स्ट्रेट ऑफ मलक्का को देखें, जहां से भारत के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिलने की उम्मीद है, जो एक समझौता हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है इन सारी चीज़ों में हम आगे की स्ट्रैटेजी कैसी रखेंगे, कितना हमें असल में रिजल्ट मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, चाइना की जिस टेंशन की हम बात कर रहे हैं, ये तो उन्हें भी लगता है कि यदि कोई चीज़ रुकती है या कोई दुश्मन देश उसके नज़दीक आते हैं, चीज़ों को यदि ख़राब करने की कोशिश करेंगे तो नुकसान उनका होगा। तो उस नज़रिए से ये हमारे लिए कितना बेहतर समझौता है, कितने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्या वाकई चाइना की भी इसमें टेंशन बढ़ेगी और हमारे लिए कितनी बड़ी एक सौगात जैसी है। हम चर्चा पर चलेंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे संदीप वर्मा। संदीप जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे पवन डोंगरे। पवन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विदेश मामलों के जानकार हैं अनुपम तिवारी। अनुपम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। रक्षा विशेषज्ञ हैं रिटायर्ड मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह, आपसे कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक हैं जकिया खान। जकिया जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं
अनुपम जी, आपसे ही करूंगी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, राखी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। अनुपम जी, जब हमने या मैंने स्पेशली इस चीज़ को देखा जब इंडोनेशिया दौरा हुआ, तो ठीक है, अमूमन जाते हैं, बात करते हैं, कैसी रणनीति होगी, भारत के लिए क्या लेकर आए इंडोनेशिया से, हमने इंडोनेशिया को क्या दिया। इससे इतर कुछ नया दिखा हमें स्ट्रेट ऑफ मलक्का। अब स्टेट ऑफ मलक्का को जब पढ़ा, स्टडी किया, समझा, तो काफ़ी कुछ ऐसा लगा कि हाँ, कुछ अच्छा हो सकता है। लेकिन जितना पॉइंट्स के आधार पर वो आसान दिख रहा है, क्या असल में उतना ही आसान है? क्या हम ये मान लें, क्योंकि ईरान और अमेरिका का क्या होना है, ये अब समझ लीजिए कि और लॉन्ग टर्म चलेगा। यहाँ तो चीज़ें एक तरफ हो गई, ये तनाव से तो हम नहीं उबर पाएंगे। लेकिन दूसरा रास्ता जो बनाने की कोशिश है, क्या वाकई हम उतने रिजल्ट हमें मिलेंगे जितना हम सिर्फ पॉइंट्स के आधार पर उसको देख पा रहे हैं? हाँ, देखिए राखी जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। सबके दिमाग में आज यही बात है कि जिस तरह से अभी हमने हॉर्मुज को देखा, क्या उसी तरह की कुछ पकड़ भारत मलक्का के ऊपर बना सकता है क्या? ये तमाम सवाल आज सुबह से घूम रहे हैं जब से ये बात चर्चा में आई है। तो मैं यहाँ पे ये बता दूं कि ये जो सवांग पोर्ट है जिसके डेवलपमेंट की बात करी जा रही है, ये भारत के रडार में काफी दिनों से था। भारत यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र के ऊपर अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए काफी दिनों से प्रयासरत था। तो उस लिहाज से अब जब ये समझौता हो गया है, जब स्टेट ऑफ मलक्का के सबसे ऊपरी दरवाजे पर जो सवांग पोर्ट है जिसको साथ में डेवलप करने की बात की जा रही है, तो ये निश्चित तौर पर वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में भारत का एक बड़ा मूव कहा जाएगा। अगर इंडोनेशिया के साथ हम इस पर्टिकुलर पोर्ट को डेवलप करते हैं और जिस तरह की वहां पे संसाधनों की बातें कही जा रही हैं, वो ये साफ दिखाता है कि भारत के जो ग्रेट निकोबार आइलैंड में जो हम इस समय जो शिपमेंट्स के लिए जो नया कुछ कर रहे हैं, वहां पर अपने एयर बेसेस और नेवल बेसेस को बहुत तेज गति से बना रहे हैं। वहां से इस पर्टिकुलर पोर्ट की दूरी मात्र 100 माइल्स है, यानी कि लगभग 160 किलोमीटर के आसपास। तो ये एक ऐसा पॉइंट बनेगा जहां पर भारत डोमिनेट करने की स्थिति में आ सकता है, वो भी आज की जियोपॉलिटिक्स में, जबकि चीन ने लगातार हिंद महासागर के ऊपर अपनी प्रेजेंस दिखानी शुरू कर दी है। तो भारत के पास और कोई चारा नहीं है, उस प्रेजेंस को भारत तोड़ने की कोशिश करे। भारत उसके ऊपर उन चोक पॉइंट्स को तलाशे जहां पर चीन को रोका जा सके। चीन की जो चालाकियां हैं जो हमारे एलएसी के ऊपर लगातार बनी रहती हैं, उसको किस तरह से काउंटर किया जा सके, इसके लिए मलक्का स्टेट एक बहुत अच्छा पॉइंट हो सकता है। यहाँ पर मैं ये ध्यान दिलाना चाहूंगा कि भारत ने ऐसी ही कोशिश कुछ चाबहार पोर्ट के लिए भी करी थी। ईरान में जो है, अब उस पे हमें करीब $120 मिलियन का इन्वेस्टमेंट भी किया था। वहां से भी हमें ये लग रहा था कि ये एक पर्टिकुलर पोर्ट ऐसा है जिसको डेवलप करने के बाद हमारी पहुंच सेंट्रल एशिया तक और उसके बियॉन्ड यूरोप तक हो जाएगी। लेकिन विश्व परिस्थितियां बदली और भारत ने चाबहार पोर्ट को छोड़ दिया। तो मैं इसलिए ध्यान का आकर्षण करवाना चाह रहा था कि अगर चाबहार भी हमारे पास इसी कंडीशन में होता और सवांग जिसको हम आगे डेवलप करेंगे, ये दो महत्वपूर्ण पॉइंट इस तरह के हो जाते कि इंडियन ओशन के ऊपर भारत की जो एक, भारत जिसको अपना बैकयार्ड कहता है, उस पूरे समंदर के ऊपर भारत की पकड़ जबरदस्त मजबूत होती। अब चाबहार नहीं है तो हमें सवांग के ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और मलक्का स्टेट जो कि वो जगह है जहां से पूरे विश्व के व्यापार का 25 से 35% तक यहां से होकर के जाता है। और अगर हम केवल चीन की बात करें तो चीन की एनर्जी सिक्योरिटी पूरी तरह से मलक्का स्टेट पर डिपेंड है। 80% तक उसका तेल, उसकी एनर्जी के जो सामान है वो इसी स्टेट से होकर जाते हैं। चीन को भी इस बात का अंदाजा है कि ये उसकी कमजोर कड़ी साबित हो सकती। तभी आप देखें कि उसने लगातार इंडोनेशिया के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करी है। ये व्यापारिक दबाव भी है और ये सामरिक दबाव भी है। चीन ने इंडोनेशिया के उत्तर में स्थित एक नतून आइलैंड है जिसको इंडोनेशिया अपना कहता है, उसके ऊपर अपना दावा ठोक दिया है। चीन ये कहता है ये हमारा इलाका है और नतून आइलैंड के आसपास वो अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को लगातार दिखाता है। उसके पीछे कारण सिर्फ यही है, यही मलक्का स्टेट है कि मलक्का स्टेट के आसपास चीन अपने आप को मिलिट्रली प्रेजेंट रखना चाहता है और अपने इस चोक पॉइंट को हमेशा अपने पास रखना चाहेगा। तो भारत के लिए एक बड़ा दांव है और भारत के भविष्य के लिए भी एक बड़ा दांव है। और विश्व की परिस्थितियां, जैसा आपने इशारा किया था कि ईरान और अमेरिका के बीच में क्या हो रहा है, ये कब तक चलेगा, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। इस तरह की घटनाएं कम से कम हमारे ईस्ट में ना हो, उसके लिए भारत को मजबूत होना बहुत जरूरी है। और मलक्का स्टेट, ये पूरा इलाका और खासतौर पर इंडोनेशिया और जो भी आसियान कंट्रीज है, उन सब के साथ भारत के महत्वपूर्ण संबंध ही आगे चल के इस पूरे इलाके के भविष्य को निर्धारित करेंगे। भारत इस टर्म्स को डिक्टेट कर सकता है बशर्ते यहाँ पर वो चाबहार वाली गलतियां ना दोहराए।
इसमें इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद इसको छोड़े नहीं। और यहाँ पे एक चीज और मैं छोटी सी बता दूं आपको, ये पर्टिकुलर पोर्ट एक ऐसा है जहां पर इन्वेस्टमेंट तगड़ा होने वाला है। इंडोनेशिया इसको 1896 से इसको फ्री करके रखा हुआ, जब इंडोनेशिया डच की कॉलोनी हुआ करता था, नीदरलैंड की कॉलोनी हुआ करता था, उस समय से इस पर्टिकुलर इलाके को उन्होंने फ्री कर रखा है कि या कोई भी आए यहाँ पर बंदरगाह बनाए और यहाँ पर इंडोनेशिया को मजबूत करे। तब से लेकर के आज तक कई देशों की नजरें इसके ऊपर हैं, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्ट को देखते हुए कोई जल्दी से उसमें हाथ नहीं डालना चाह रहा था। भारत की नजर भी यहाँ पर थी, चीन की भी थी, कोरिया की भी थी और ऑस्ट्रेलिया की नजर भी थी, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। 2000 में एक बार फिर से आजाद इंडोनेशिया ने फिर से एक बार पूरे विश्व को कहा कि ये फ्री पोर्ट इसको हम बना रहे हैं, आइए आप लोग इन्वेस्ट करिए, हम सब मिलकर इसको डेवलप करेंगे। उसके बाद भी आज 26 साल लग गए हैं, 2026 में भारत इसकी तरफ बढ़ा है। भारत वॉच कर रहा था, लेकिन अब आगे की दिशा तय करेगी कि इस इन्वेस्टमेंट का वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में क्या प्रभाव पड़ता है। वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में चीन की जो दादागिरी है उसको हम कहां तक तोड़ने में सफल होते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन निश्चित तौर पर भारत और इंडोनेशिया के साथ साथ पूरे आसियान नेशंस को ये एक दूसरे के साथ जोड़ेगा, उनको करीब लाएगा और चीन की जो मोनोपोली है, जो भविष्य में उसकी दादागिरी है, उसको तोड़ने का भी काम करेगा। बिल्कुल ठीक है, चलिए जल्दी से वापस आऊंगी। मोहम्मद अली शाह जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, सुन पा रहा हूँ मैं आपको हाँ। अच्छे से। मोहम्मद अली शाह जी, कैसे आप देखते हैं एक ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जो है, काफ़ी समय से तैयारियां हो रही हैं, काफ़ी आगे तक बढ़ भी रहे हैं और इस बीच हमें अभी तो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज सब देख रहे थे, अब हम स्ट्रेट ऑफ मलक्का की तरफ जा रहे हैं। तो चाइना की टेंशन हम इसलिए आंक पा रहे हैं क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है, उसकी एनर्जी सेक्टर को हम यदि देखें तो 80% उसका जी हाँ। तमाम वहां से होता है। तो थोड़ी सी तो चिंता होगी, क्योंकि ये चाइना को शुरू से एक डाउट था कि यदि यहाँ पे कोई भी ऐसा दुश्मन देश या किसी की भी यदि भागीदारी बढ़ी या इंटरफेरेंस हुआ तो मुश्किल तो होगी। जैसे हम अपने लिए सोचते हैं वैसे चाइना ने भी सोचता। लेकिन भारत की कितनी सकारात्मक, कितनी मजबूत कड़ी हम इसको देखें? जी राकेश जी, बहुत सवाल है आपका। देखिए, हर एक राष्ट्र को अपने देशवासियों की चिंता होती है, वैसे ही जैसे कि हिंदुस्तान है, वैसे ही आपने कहा कि चीन ने भी सोचा है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन लेट्स बी फेयर, हमको फेयर होना है अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। चीन जो है, चालबाज चीन किसलिए कहलाता है? चालबाज चीन इसलिए क्योंकि वो आपकी रणनीति जो है वो आगे सोचते हैं और वो बाकियों को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में उनके कंधों पे चढ़कर आगे बढ़ा जाता है। और कोई बात नहीं है, कोई खिलाफ नहीं है। चीन चाहे महाशक्ति बने, चाहे नंबर 1 बने, कोई बात नहीं। ब्लू वाटर नेवी है इसके पास। ब्लू वाटर नेवी वो होती है जो अपने समुद्र के तट से बाहर जाकर ऑपरेट करती है, जैसे कि अमेरिका की है, चीन की है। हम ब्लू वाटर नेवी बनने के अगार पे हैं अभी। अब देखिए, यही तो चीन जो है, कभी ये शी जिनपिंग साहब अभी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, कभी भी नहीं सुधरेगा, हमें पता है ये बात। वाहिद हिंदुस्तान के मुल्क के रिश्ते सारे मुल्कों से दुनिया में अच्छे क्यों हैं? सबसे अच्छे हैं वाहिद चीन और पाकिस्तान को छोड़कर, क्योंकि ये दो मुल्क जो हैं ये चालबाज हैं, ये धोखाधड़ी करते हैं, ये बहुत ही इस तरीके से बहुत ही धोखाधड़ी करते हैं। तो बिल्कुल इसमें तो ये कोई शक की बात नहीं, चाहे महासागर हो या कहीं पे भी हो, हमको एक ऐसी स्ट्रेटेजी भी अपनानी पड़ेगी जहां पर हम बाकियों के नापाक मंसूबों को देखते हुए अपने आप को आगे बढ़ाएं। जी राकेश जी। चलिए, मैं जल्दी से वापस आऊंगी। संदीप जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ राकेश जी। संदीप जी, चलिए थोड़ी सी तो एक राहत भरी बात है कि कम से कम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज नहीं तो हम स्ट्रेट ऑफ मलक्का से तो कुछ निकाल ही लें। थोड़ा सा जो तेल, गैस है और जितनी भी चीज़ें हैं, हम यदि उसमें प्रॉपर तरीके से काम करेंगे तो हमारे लिए आने वाला समय अच्छा होगा। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे तो ईरान ने जो कुछ भी जैसा भी कर दिया है और जितनी चीज़ें हमने फेस करी हैं, और अभी भी देख लीजिए आज की प्रेजेंट की स्थिति देखिए, ना तो वो उनका वार मुझे लगता है कभी ख़त्म होगा, ना उन चीज़ों पे कोई बात बन पाएगी और फिर से वापस वही पैनिक स्थिति नज़र आती है। तो उससे निकलने के लिए ये एक बहुत अच्छा समझौता है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि चाइना का इन्वॉल्वमेंट जितना वहाँ पर है उसके व्यापार को लेकर या उसकी इकोनॉमी को लेकर, मुझे लगता है भारत की रणनीतिक एंट्री तो बहुत ज़ोरदार हुई है उस जगह पे, लेकिन उसको स्थिर रखते हुए बहुत अच्छे से अपने आप को निकालना एक चुनौती होगा। क्यों ऐसा मैं कह रही हूँ? क्योंकि वो चाइना है और इतनी आसानी से चीज़ों को करने दे, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स देखे क्रिएट कहीं ना कहीं से हो सकती हैं, क्योंकि चाइना पे भरोसा हम नहीं कर सकते। जैसे हम ट्रंप पे भरोसा नहीं कर सकते, हम चाइना पे भी नहीं कर सकते। तो ये वाली जो स्ट्रैटेजी होगी, इसको लेकर किस तरीके से आगे बढ़ेगी सरकार?
देखिए, पहले बात तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बहुत अच्छा जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्टेप लिया है कि इंडो पैसिफिक जो नीति है हमारी, उसके बड़ा परिणाम आया है। और बड़ा परिणाम आने का कारण ये है कि जो सोचने की दृष्टि है माननीय प्रधानमंत्री जी की, वो बहुत आगे तक है। और इसको लेकर ही ये जो मलक्का का जो उन्होंने बयान दिया है, कोशिश की है उसकी, तो उसमें कहीं न कहीं चीन हो या पाकिस्तान हो या कोई और देश हो, मैं कह रहा हूँ अमेरिका भी हो, तो उससे उसे परेशानी होगी। मगर कहीं न कहीं भारत के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, जो यदि ये कार्य हो जाता है, तो हमारी एक तो दूरी कम हो जाएगी और पूरी दुनिया के लिए भी, ये हमारे लिए भी नहीं, पूरी दुनिया के लिए बहुत बहुत चीज़ें आसान हो जाएँगी। जो एक दबदबा जो ईरान का है या किसी और देश जो उस पे अपनी वो करते हैं या अमेरिका करता है, तो वो दबदबा कम होगा। और ख़ास तौर से आप भी कह रहे हैं राकेश जी, कि चीन को तो हम कुछ भी करते हैं, हमें कोई भी हम आगे बढ़ते हैं, तो चीन को सबसे ज़्यादा परेशानी तो चीन को ही होती है। तो ये एक जो इस पे एक डिबेट शुरू हो रही है हमारी, एक ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नया अवसर निकाला है, तो ये बहुत बहुत बेनिफिट होगा हमारे देश के लिए और बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाएँगी हमारे, और इससे बहुत बड़ा व्यापार होगा। आप ये देखिए, चीन का जो आयात है, वो बड़े हिस्से का व्यापार मलक्का से गुजरता है। मगर कहीं न कहीं फिर इसमें क्या होगा, ये हम भारत भी इसमें बहुत बड़ा रोल अपना कर पाएगा और हम इस चीज़ को आगे बढ़ा पाएँगे। जी। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। एक सवाल और था बट 2 लोगों की प्रतिक्रिया और आ जाए, फिर मैं आती हूँ जल्दी से वापस। पवन जी जुड़े हैं हमारे साथ। पवन जी सुन पा रहे हैं? चलिए, पवन जी अभी कनेक्ट नहीं है। ज़किया जी मुझे सुन पा रही हैं? हाँ, आवाज आ रही है राकेश। मैम, क्या माने कि जो कुछ भी ईरान अमेरिका के बीच चल रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे थे, उसका सॉल्यूशन हमें स्टेट ऑफ मलक्का से मिल जाएगा? एक लाइन का सवाल है, बहुत सीधा सा, आम भाषा में समझिए तो। ठीक है। राकेश, जब भी बात करती हूँ तो मैं इसी तरह से कोशिश करती हूँ कि आम लोगों को समझ में आ सके। देखो, जिस स्टैंड को ईरान ने हमारे सामने प्रेजेंट किया है, वो स्टैंड इंडिया को प्रेजेंट करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वो भी चीन के सामने, बिकॉज चीन इज नोवेयर लेस देन अमेरिका। ठीक है, आप इस चीज को नहीं भूल सकते हैं कि चीन एक लेवल में बहुत ही स्ट्रांगली प्रेजेंट करता है। जो आपके अरुणाचल को आप नहीं सेव कर पाए, जहाँ पे 60 किलोमीटर अंदर आ गया है हमारे बॉर्डर के चीन, और ये न्यूज को हम बिल्कुल ही एक लाइट लेके चले गए और वहां पे हम एक पूरी ओशियन को अपनी कस्टडी में लेने की बात कर रहे हैं, जहाँ पे उसका ट्रेड पूरा डिपेंड होता है। तो आप सीधे सीधे उसको चैलेंज करने की बात कर रहे हैं। आप तो पहले अपने घर को साफ कीजिएगा ना, जहाँ पे वो अंदर आने की बात कर रहा है, उस चीज को पहले आप देखिएगा, या पहले आप उसको चैलेंज दीजिएगा? पहले तो आप अपने आप की वहां पे सेवा को दिखाइए ना कि हम क्या है यहाँ पे, उसके बाद आप ये इनिशिएटिव लेते हैं। डेफिनेटली इट वाज वेरी गुड इनिशिएटिव, बट उस इनिशिएटिव के पहले आपको स्ट्रेंथनिंग होनी है। आपको सिर्फ बॉर्डर खोलने की और बॉर्डर पे अपना धावा बोलने की बात नहीं है, या वहां पे कंट्रोल की सिर्फ ये नहीं है कि आज मैंने कंट्रोल का नाम दे दिया और कल को फिर वहां पर से बैकआउट करना पड़ा। वो तो फिर और इंसल्टिंग हो जाएगी। वो तो ये होगा कि हमने एक चीज की आह्वान की, एक दुश्मनी ले ली, जो आज कम से कम हम एक इनिशिएटिव ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी आई डोंट नो हाउ मच यू नो, इन बीइंग ए मीडिया पर्सन यू मस्ट बी अवेयर कि हम लोग की कोशिश रह रही है कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज के साथ फिर से रिलेशन अच्छी हो। एक तरफ हम पीस टॉक करने की बात कर रहे हैं और फिर एक तरफ हम सीधे सीधे इस चीज को खोलने की बात कर रहे हैं कि आओ वी आर रेडी टू चैलेंज यू। और दैट ऑल्सो कि आप अपने बॉर्डर को पहले नहीं संभाल पा रहे हैं, आप पूरी की पूरी ओशियन के ऊपर, ना सिर्फ चीन, बाकी भी कंट्रीज आपके रिवॉल्ट में आएगी, बिकॉज डेफिनेटली इट इज गोइंग टू नॉट कंट्रोल जस्ट वन चीन। और चीन में सिर्फ अकेला, एक बात आप समझिए कि आज चीन की मार्केट दुनिया के हर जगह पे पहुंची हुई है। ठीक है, तो चीन की मार्केट अगर इफेक्ट होगी तो दुनिया के बहुत सारी चीज इफेक्ट होने वाली है, और जब बहुत सारी चीज इफेक्ट होगी तो बहुत सारी कंट्रीज आपके रिवॉल्ट में खड़ी होंगी। इट इज नॉट जस्ट अबाउट चीन, ठीक है ना। एंड चीन को, एज आई टोल्ड, यू कैन नॉट टेक इट दैट लाइटली, बिकॉज वी नो कि किस तरह से चीन ने एक बहुत बड़ा तमाचा मारा था अमेरिका को, जब वो अपने सारे सीईओज को, सारे डायरेक्टर्स को लेके गए। what initiative they have taken and what they have got, nil they have got। तो आप ये नहीं सोच सकते हो कि कोई हम श्रीलंका या बांग्लादेश या पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। इवन पाकिस्तान के साथ हम ये सारे चीज कर सकते हैं, लेकिन टॉकिंग अबाउट चीन, वी हैव टू रियली having a good strategy, we have to present ourselves
वेरी गुड अगर हम वो चीज कर पाते हैं, हम इस चीज को सस्टेन करके रियली में उस चीज को कवर अप कर लेते हैं, तो नथिंग बेटर देन दिस। बट देन अगेन डोंट मेक आवरसेल्फ पुश अंटिल एनालिस हमें कॉन्फिडेंट नहीं हो कि हम ये कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारा अरुणाचल को अभी हमने वापस नहीं लिया। दैट इज द वेरी बिग मतलब शेम थिंग ऑन अस। एक तरफ हम अपनी खुद की बॉर्डर को सेफ नहीं कर पा रहे हैं, फिर हम दूसरे के बॉर्डर पे हावी होने की बात कर रहे हैं, वो भी ऐसे ओपन बॉर्डर। आप कितनी भी वहाँ पे एयर फोर्स अपना नेवल लगा दीजिए, it is not going to be that easy. You have to give your 50% strength there. और यहाँ पे हमारी अपनी इंटरनल्स, हमारी अपनी जो अभी पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ और भी कंट्रीज के साथ जो टेंशंस चल रही है, स्पेशली इन द बांग्लादेश बॉर्डर एंड पाकिस्तान बॉर्डर, जो कि हमेशा अभी रेगुलर चल रहा है। तो ये सारी चीज में भी हमें अपनी मिलिट्रीज को बांटना है। We cannot ignore this important point. सिर्फ ये सोचना कि हम ये करेंगे तो हम भी एक आ जाएंगे। आप सोचिए ना, ईरान 4 महीने से मतलब इतना महीने से ही लगातार फाइट कर रहा है, और उसने अपने इतने बड़े दिग्गज मतलब लोगों को खोया है ना। अपार्ट फ्रॉम फाइटिंग उन्होंने इतने बड़े दिग्गज लोगों को खोया, उसके अलावा उनकी स्ट्रेटेजी इतनी स्ट्रांग है कि आज कोई खत्म होता है, दूसरा 10 वहां पे खड़ा हो जाता है। व्हाट इज आवर स्ट्रेटेजी इफ समथिंग हैपेंस, क्योंकि ये तो ओपन चैलेंज है। तो ओपन चैलेंज स्पेशली जब बोलते हैं ना कि आप किसी के मतलब चीजों को आप थोड़ा सा बरगला दो चलेगा, लेकिन किसी की रोजी रोटी आप बरगलाओगे तो डेफिनेटली ही विल कम आउट फॉर फाइट, और हम वही करने वाले हैं। We are talking about giving a challenge on their trade, so definitely they are not going to take it as light. और जैसा मैंने बोला, सबसे पहले तो हमें जवाब देना है तो अपने अरुणाचल से जवाब देना स्टार्ट करना होगा, बिकॉज दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, एक बात तो बहुत अच्छे से समझ में आई, मैंने इसीलिए उसको पहले ही शामिल कर लिया था कि देखिए चाइना को ये चीज़ बहुत अच्छे से पहले ही मालूम थी कि कोई भी नज़दीक आएगा उसकी इकोनॉमी पे यदि इफेक्ट पड़ेगा तो वो चाइना है, वो शांति से नहीं बैठेगा, कुछ ना कुछ डिस्टर्ब तो वो करेगा। अब वो यदि डिस्टर्ब करता है तो हम कितने मजबूत हैं और हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, ये भी मुझे लगता है इस पे मंथन पहले से ही कर लें। हम इस चीज़ का इंतज़ार बिल्कुल ना करें कि हम आगे बढ़ रहे हैं और उनकी चीज़ें ख़राब हो रही हैं और वो फिर ऐसी कोई चीज़ कर दें कि हमारे पास कुछ ना हो या हम प्लान करते रह जाएं। तो ये बिल्कुल सही बात है, इस चीज़ को मैं बिल्कुल समर्थन करूँगी। अनुपम जी, इसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है? हमारी फॉरेन पॉलिसी है, हमने यदि इंडोनेशिया के साथ अच्छे से समझौते करे हैं, हम इतनी अच्छी बात पर जा रहे हैं, हम स्टेट ऑफ मलक्का की तरफ जा रहे हैं, मुझे लगता है सारी चीज़ों से इतर ये बात सही है ना कि किसी का 80% व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, हम जा रहे हैं, हमें चीज़ें मिल गई हैं, कोई दोस्त तो है नहीं हम चाइना के, ना चाइना ने कभी उस नज़रिए से देखा। तो चीज़ें यदि ख़राब होती हैं या वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कि आपकी किसी की भी एंट्रेंस इतनी हो, तो हमारी एंट्रेंस बढ़ेगी तो जाहिर तौर पर कोई ना कोई चीज़ तो होगी ऐसी। ये बात बिल्कुल सही है। अब वो चाहे व्यापारिक रूप से हो जाए, वो अटैकिंग मोड पे हो जाए, वो कुछ भी हो सकता है, वो चाइना है, वो कुछ भी करे। तो हम उस चीज़ का भी एक अपना एक ऐसी कोई चीज़ लेकर चलें, अपनी ऐसी किसी रणनीति पर रहें, वो क्या होनी चाहिए? देखिए राकेश, मैंने पिछले वक्तव्य में ही कहा था कि यहाँ पर सब कुछ सही है, सब कुछ अच्छा है, साउथ ईस्ट एशिया की हमारी पॉलिसी भी सही चल रही है, दोस्ती भी सही चल रही है, लेकिन चाबहार 2.0 नहीं होना चाहिए। चाबहार को लेकर के हमने ईरान को लेकर के बहुत सपने देखे थे, हमें लग रहा था कि हम सेंट्रल एशिया तक पहुंच जाएंगे और यूरोप तक एक कॉरिडोर बनाएंगे। अब वो पता नहीं कहाँ चला गया वो कॉरिडोर भी, और चाबहार तो फिलहाल पिक्चर से बाहर ही है। ईरान के अंदर खुद ही हालात बहुत खराब हैं और भारत का जो इन्वेस्टमेंट था वो भी वहां पे लगभग अब लग रहा है कि शायद डूब गया वो पैसा। वापस कब रिश्ते सामान्य होंगे, कब भारत फिर से वहां इन्वेस्ट करेगा, कुछ कह नहीं सकते। तो जहां तक आपने पॉलिसी की बात करी, तो देखिए हिंदुस्तान की जो आज की पॉलिसी है, हम किसी के साथ उलझना नहीं चाहते, हम चाइना के साथ भी उलझना नहीं चाहते। हमने विकास को अपना एक मापदंड बना करके और हर जगह हम विकास करते रहे, चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हों या फिर हमारे जो बड़े लीडरान हों, विकास की बात करते हैं और चाइना या अमेरिका या फिर दुनिया की किसी भी ताकत से हम लड़ने का इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। हम यहाँ तक पहुंच जा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हमारे खिलाफ कुछ भी बोलते रहे, हम उस चीज को भी इग्नोर करते रहते हैं। तो ये एक तरह की हमारी स्टेट पॉलिसी है और हमने जो है इस चीज को अपना एक परमानेंट बना लिया है कि हम सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट ओरिएंटेड रहेंगे और हम कोई हमारे बारे में कुछ भी कहता रहे हम उसको इग्नोर करते रहेंगे और हम किसी के पचड़े में अपनी टांग नहीं फंसाएं। तो यहाँ पर भी वही चीज होने लगी है। ग्रेट निकोबार आइलैंड को हम विकसित करेंगे, हम
मलक्का स्टेट के ऊपर अपना एक कोड बनाएंगे, लेकिन विश्व व्यापार को बाधित करेंगे या चाइना के व्यापार को बाधित करेंगे, ऐसे हम फिलहाल हम नहीं कर सकते। हम इस कंडीशन में नहीं है कि हम चाइना की एनर्जी सेक्टर को रोक दें, हम नहीं कर पाएंगे। ये चीज फ्यूचरिस्टिक होती है। हम भविष्य में कभी परिस्थितियां बदली, हमने इस इलाके में डोमिनेट करना शुरू किया, तो उस परिस्थिति में हमारे पास इस तरह के फोर्स, इस तरह की चीजें होनी चाहिए। तो उसके लिए एक ग्राउंड वर्क की तरह मैं इसको देखता हूं कि हाँ, एक ग्राउंड वर्क सही हो रहा है। अभी तक इसकी जरूरत बहुत बड़े पैमाने पर नहीं समझी गई थी। ऐसा लग रहा है सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन हॉर्मुज ने एक ये चीज दिखाई है कि इन सब जगहों पर जहां पर आप मजबूत हो सकते हो, तो अभी से मजबूत दिखना, मजबूत कोशिश करना शुरू करो। भले ही आप आज उस कंडीशन में नहीं हो कि आप चाइना को आंख दिखा सको या अमेरिका को आंख दिखा सको, या फॉर दैट मैटर आप किसी भी जगह पर, हम विश्व के किसी भी पचड़े में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। बस आप भूल जाएं रूस यूक्रेन युद्ध, जहां पर हमारी सरकार ने ऑफिशियली कहा था कि हमने वॉर रुकवा दी थी। बड़े स्टेट्समैन लोगों ने कहा था हमने वॉर रुकवा दी, तो उसके बाद से हमने उस चीज से समझा है कि दुनिया के वॉर रुकवाने का हमने काम धाम छोड़ दिया है। फिलहाल हम सिर्फ अपने डेवलपमेंट पर फोकस कर रहे हैं। अब अगर हम इसी को स्टेट पॉलिसी माने तो हम बिल्कुल सही कर रहे हैं, हम ऐसा ही करते रहें और धीरे धीरे अपने कद को बढ़ाते रहें। बहुत ज्यादा इस पे मैं इसलिए नहीं देखूंगा क्योंकि इंडोनेशिया के साथ हमारा जो व्यापारिक रिश्ता है वो पहले से ही बहुत मजबूत है। मैं आपको बता दूं आपके दर्शकों को कि इंडोनेशिया के साथ हम जितना व्यापार करते हैं उतना लगभग यूके के साथ भी करते हैं, यानी इंग्लैंड के साथ भी करते हैं, उतना ही लगभग हम जर्मनी के साथ भी करते हैं। यानी कि हमारा जो व्यापार है, इसकी जो अच्छी खासी मात्रा इंडोनेशिया से हो रही है, उस व्यापार को और बढ़ाया जाएगा। ये एक वेलकम मूव है। हमारे जो डिफेंस प्रोजेक्ट्स हैं, ब्रह्मोस मिसाइल हो, अस्त्रा मिसाइल हो, इन सबको हम एक नया खरीदार मिल रहा है, इंडोनेशिया उनको खरीदेगा, ये भी एक बहुत वेलकम चीज है। तो हम इस तरह से देखें। और जो चाइना की जो पॉलिसीज हैं, खासतौर पे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वाली, जिस तरह से उसने हमको घेरा इंडोनेशिया या हिंद महासागर में चारों तरफ से, उसको लेकर के हमें इस तरह के पॉइंट्स, ये जो मलक्का स्टेट हो गया या फिर और चाबहार को फिर से रिवाइव करें, जिबूती के खिलाफ हम अपने जो वहां के आइलैंड्स हैं उनको, जो अरेबियन पेनिनसुला के आसपास है वहां पर अपनी मजबूत प्रेजेंस दिखाएं, तो धीरे धीरे करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये सब चीजें रातों रात बदलेगी, लेकिन भविष्य में एक ऐसा वक्त आएगा जब हम इन ठिकानों को मजबूत करके अपने आप को डोमिनेट कर सकते हैं। हिंद महासागर को, जिसको हम अपना बैकयार्ड बोलते हैं, उसको हम एक बार फिर से उसी तरह ढाल की तरह पेश कर सकते हैं कि दुनिया में कोई भी ताकत, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो या फिर कोई और हो, इस पर्टिकुलर इलाके में हमको चुनौती ना दे पाए, लेकिन इसमें भी वक्त लगेगा। ठीक है। मोहम्मद अली शाह जी, रक्षा की दृष्टि से मैं समझना चाह रही हूँ, कोई भी ऐसी सिचुएशन बनती है, फिलहाल तो सब लोग वेलकम कर रहे हैं और एक ही चीज़ को हम सकारात्मक रूप से ही देख रहे हैं, सब कुछ ठीक होगा। लेकिन देखिए, ये जो समझौता हुआ है, इसे डेवलप करने की बात हो रही है। अभी ऐसा नहीं है कि सब आज बात हो गई या कल बात हो गई और सब डेवलप हो गया। इस पर काम चल रहा है और इस पूरी प्रोसेस में हमें एक लंबा वक्त भी लगेगा। अच्छा, हम ये भी जानते हैं कि चाइना बिल्कुल इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करेगा और यदि वो कुछ नहीं कर पाएगा डायरेक्टली, तो वो दूसरी प्लानिंग ये रखेगा कि मुझे कैसे अपनी चीज़ों को कमज़ोर नहीं होने देना है। क्योंकि हम थोड़ा आराम से सोच सकते हैं, हमारी रणनीति पे हम धीरे धीरे चलते हैं, दूसरे लोग नहीं करते हैं। सबका अपना सोचने का, काम करने का नज़रिया अलग है, स्पेशली चाइना हो या अमेरिका हो। तो उस नज़रिए से यदि हम देखें तो कोई एक बेहतर सुझाव आपके पास? मोहम्मद अली शाह जी। जी हाँ, अगर आप सुन पा रही हैं राखी जी, इसका सुझाव ये है कि बस डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स हम रखें, ताकि कोई भी कुछ भी चलबाजी करे कहीं पे भी, हमें 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 हमारी तरफ से तैयारी पूरी होनी चाहिए। तो बेसिकली अभी फिलहाल जो जिस तरीके से हम हर एक कदम, हर तरीके से हम अच्छा रखते हैं, हम भाव भाव के रखते हैं, हम अच्छे ताल्लुकात बनाते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स रखते हैं, तो वही मैं आई थिंक दैट इज द ओनली वे, और कोई रास्ता है नहीं। क्योंकि आप अगर शरीफ हो, आप समझ रहे हो कि दूसरा आदमी भी शरीफ होएगा, आप अगर बदमाश हो तो सोचो कि दूसरा आदमी भी बदमाश होएगा। लेकिन कहते हैं ना कि होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, वही वाली बात हिंदुस्तान अभी कर रहा है। और हिंदुस्तान की रणनीति में हमेशा से दांग देता रहा हूं कि हमेशा से हमको पता है कि कैसे क्या करना है। तो ओवरऑल इट इज राइट नाउ ट्रिकी सिचुएशन है काफी, मगर हमें पता है कि क्या होना है अल्टीमेटली फ्यूचर में। बस डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स, कूटनीतिक में संबंध, ये अच्छे रखें आप, बस मैं यही कहना है राखी जी। ठीक है। पवन जी जुड़े हमारे साथ, चलिए। पवन जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, क्लियर आवाज आ रही है राखी जी आपकी। पवन जी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का तो कुछ नहीं हो पाया, जो जैसी वहां आग लगनी थी अभी भी लगी हुई है, वो बुझती हुई दिखती भी नहीं है।
लेकिन हम स्टेट ऑफ मलक्का की तरफ जिस तरीके से भारत बढ़ा या जिस तरीके से समझौता हुआ इंडोनेशिया दौरे के बाद, इसे कहीं ना कहीं बहुत सफल और सकारात्मक हम देख रहे हैं आने वाले समय में या फ्यूचर के लिए। इसे कैसे देखते हैं विपक्ष? देखिए, मोदी जी उनके तरफ से प्रयास करते हैं, लोगों में इल्यूजन क्रिएट करते हैं। वो पब्लिक को ऐसा बताते हैं कि वो इतना कुछ कर रहे हैं कि वो जाके डबल यहाँ ट्राई कर रहे हैं, हार्मोज से नहीं हो रहा है तो और इनसे वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। मुझे बताइए क्या डोनाल्ड ट्रंप उनको ये करने की परमिशन देगा? जिस तरीके से हर चीज ट्रंप से पूछ के की जा रही है, स्वतंत्र निर्णय लेने की कैपेसिटी में मोदी जी है क्या? जब से मैं आपको बार बार बता रहा हूं एप्स्टीन फाइल्स का मामला सामने आया है, तब से पूरा कमांड ये डोनाल्ड ट्रंप ने ले लिया है। और डोनाल्ड ट्रंप जो भी घटना घड़ाता है मोदी जी को शांति से लेना पड़ता है। ये तो हम लोगों ने पीछे भी देख लिया है। अब ये जब नया निर्णय मोदी जी लेने जा रहे हैं तो इसमें भी कहीं ना कहीं फिर से लोगों को भ्रमित करके ये बताया जा रहा है कि भाई ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं, यहां से नहीं हो रहा है तो मैं दूसरे देश जा रहा हूं। मुझे नहीं लगता है कि ये सब चीजें इतने आसानी से एग्जीक्यूट होगी और ये सारी चीजें भारत को आगे कितने कॉम्प्लिकेशन में लेके जाएगी ये तो समय आपको बताएगा। लेकिन आज जो तकलीफें लोगों को सहन करना पड़ रही है इसके पूरे जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी और उनकी सरकार है। जो भी तकलीफें लोगों के सामने आ रही है, चाहे पेट्रोल डीजल की रहो, चाहे महंगाई की रहो, चाहे आर्थिक संकट हमारे देश पर मंडरा रहा है, आप जो भी चीजें देख लीजिए, बैंकिंग के सेक्टर को देख लीजिए, आप देख लीजिए कि भाई बैंक्स में आज पैसे मिल नहीं रहे। 5 लाख रुपए अगर आपको विड्रॉल करना है तो आपको 2 दिन पहले बैंक को इंटीमेट करना पड़ रहा है। ऐसी इतनी तकलीफें लोगों को सहन करनी पड़ रही है भारत में और इन सब चीजों का जिम्मेदार भारत की बीजेपी सरकार और नरेंद्र भाई मोदी और उनकी सारी गवर्नमेंट है। ये जो अभी चॉकलेट हमको बता रहे हैं, मैं इसको चॉकलेट का नाम दूंगा। ये चॉकलेट है और ये चॉकलेट मुझे नहीं लगता कि ये देश को कुछ और आगे ले पाएगा और हमको यही लगता है कि जैसे इनके पुराने जुमले हैं ये भी एक जुमला बोलकर क्रश हो जाएगा। लेकिन पवन जी मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ के लिए यदि मान लीजिए आप जैसा कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप रोक लेंगे या नहीं करने देंगे, तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे इंडोनेशिया के साथ में बातचीत हुई है, वहां का दौरा हुआ है, वहां के जो समझौते हुए हैं मैं आपको उस पे मतलब कैसे वो क्या उसको दबा लेंगे या इंडोनेशिया पर भी एक प्रेशर आ जाएगा, वहां नहीं आएगा? मतलब हम क्या इतनी मजबूरी में हैं? मैं जानना चाह रही हूँ क्योंकि इतना इंटरफेरेंस यदि हुआ या मान लीजिए ये बात सच भी हो गई तो ये तो हमारे लिए तो बहुत गलत हो जाएगा। वही तो मैं बता रहा हूँ ना राखी जी, मुझे बताइए पास्ट में आप सारी चीजें उठा के देख लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप कमांड करने लग गए इंडिया को। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनको कुछ बोल ही नहीं पा रहे। अरे भाई इनका 56 इंच का सीना उनके सामने जाकर सीधा 24 इंच के ऊपर आ जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के सामने। ऐसी क्या घटना है, ऐसी क्या मजबूरी है जो डोनाल्ड ट्रंप हमारे प्रधानमंत्री जी को वो उनकी तरफ से डायरेक्शन दे रहे हैं? वो चाहे इंडो पाक की हमारी जो जंग थी वहां से लेके तो सीज फायर से लेके हर चीज उनके कंट्रोल में है और ये सारी घटनाएं एप्स्टीन फाइल के बाद में हुई है। मैं आपको बार बार बता रहा हूं इसका लिंक, इसका कनेक्शन एप्स्टीन फाइल से है। और भारत के ऊपर भी कमांड डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाई ऐसी क्या मजबूरी है हमारे प्रधानमंत्री की। हमारा स्वतंत्र देश है, हम खुद भी इतने पावरफुल है, मगर फिर भी कहीं ना कहीं चाहे इंडोनेशिया के साथ में करारनामे की बात रहो, अगर कल को प्रधानमंत्री जी के मित्र बोलते हैं, मेरे मित्र डोनाल्ड बोलते हैं, तो अगर डोनाल्ड ट्रंप जी ने इनको फिर से वहां रोका तो क्या ये फिर से बैकफुट पे आएंगे? बहुत सारी ऐसी चीजें पब्लिक के सामने भी धीरे धीरे आएगी। अभी भी लोगों को जागने का समय है ये। ठीक है, देखिए अब देखना तो हमें ये भी पड़ेगा कि मुझे वो वाकया याद आ जाता है, उसको मैंने कई बार चर्चा में भी शामिल किया। G7 की जब बात चल रही थी, एक G2 आ गया था अचानक से जिसमें अमेरिका और चाइना की बात हो रही थी, उसका भी एक प्लान हो रहा था। तो जब उसका प्लान हो रहा था तो उस नज़रिए से मैं आपके इस बात पे जा सकती हूँ
लेकिन ये बाद की बात इसलिए हो जाएगी क्योंकि क्या पता अभी डोनाल्ड ट्रंप या फिर G2 में 2 महाशक्तियों की जो प्लान वो कर रहे थे उस पर कितना काम हो रहा है। फिलहाल तो वो लड़ाई झगड़े से नहीं उतर पा रहे हैं, अभी तो उनको हमले करने हैं, ईरान को निपटाना है, तो उसके बाद हो सकता है अगला ये हो। तो उन दोनों के बीच की 2 महाशक्तियों का क्या एक कहते हैं ना कि बातचीत होगी, वो कैसे अपने आन को महान बताएंगे, तो क्या वो इंटरफेरेंस कर देंगे यहाँ पे, ये एक पहलू से हम उसको सोच सकते हैं। क्योंकि जितनी आने वाले डेज में दिखेगा राखी जी। हाँ, जो मैं बात आपकी बता रहा बात हूं को ना, G2 से जरूर जोड़ के समझ सकती हूँ, जो ये बात निकली थी, तो मैं इस चीज को मान सकती हूँ। लेकिन ठीक है, हम थोड़ा सा अभी तो हम इसलिए हो जाएं कि यदि नहीं भी होता है तो कम से कम एक रास्ता तो खुला, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज नहीं तो कम से कम स्ट्रेट ऑफ मलक्का से ही कुछ आए, लेकिन फ्यूचर में आए। हाँ संदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। जकीम मैम इसके बाद आ रही हूँ, एक सेकेंड। विपक्ष का काम है कहने का, देखो वो उन्हें कहना चाहिए, वो कहेंगे भी, मगर जहां तक भारत की दृष्टि से हमें देख रहे हैं तो जो हिंद महासागर में जो चीन का दबदबा अकेले का बना हुआ है उस पे रोक लगेगी। भारत अपनी मौजूदगी वहां दर्ज करेगा और मलक्का के साथ जो ये हमारा पोर्ट जो बनने की जो कोशिश की जा रही है या बनाया जाएगा, तो उसमें भारत का व्यापार बढ़ेगा। तो देखिए कहीं ना कहीं ये ऐसी बात होगी राखी जी, जैसे मैं कोई कदम उठा रहा हूं और मुझे लगता है कि वो मेरे पे आक्रमण करेगा या मुझसे लड़ाई करेगा, तो इसका मतलब मैं कदम उठाना छोड़ दूं। मुझे भारत को अपना कदम उठाना है, भारत को अपने विकास के लिए। मैं अनुपम जी की बात से बहुत ज्यादा सहमत हूं। इन्होंने जो जो पॉइंट रखे हैं ना, मैंने बहुत ध्यान से सुने, गौर से सुने, और एक एक पॉइंट में जान है सच में। तो क्या है कि मतलब भारत जो है वो भारत अपनी नीतियों के पीछे कैसे हट सकता है, भारत अपने विकास के लिए कैसे पीछे हट सकता है। भारत हमेशा चाहेगा कि हमारा विकास कैसे बढ़े और हम विकसित देश में कैसे प्रवेश करें। तो वही कारण है कि देखो हमारी सुरक्षा बढ़ेगी इसमें, क्योंकि जैसा कि यदि पोर्ट बनेगा, पोर्ट बनने के बाद जो भी जैसे मैंने बताया हिंद महासागर में हमारी मौजूदगी बढ़ेगी, तो जो चीन का दबदबा है, चीन का एक तरफा जो अपना वर्चस्व है वो कम होगा। और दूसरी बात रही कि जैसे हम कहीं भी किसी भी देश में अपने आवागमन आसानी से कर पाएंगे, हमारे माल आ पाएगा जा पाएगा, तो चीन को इससे दिक्कत तो होगी, मगर हम रुकने वाले नहीं हैं। हम उससे ये नहीं कर सकते कि हम अपनी चीजों को रोक दें, चीन का वर्चस्व है तो हम उधर ना जाएं, हम अपना काम करेंगे। और जैसा अनुपम जी ने कहा, मैं उससे भी सहमत हूं कि हम किसी के फड्डे में टांग अड़ाना चाहते नहीं है। वाकई ये बात सच है, हम ना किसी से बेवजह लड़ना चाहते हैं और ना किसी पे युद्ध थोपना चाहते हैं, ना किसी से लड़ाई थोपना चाहते हैं, मगर हाँ हमसे कोई उलझना चाहेगा, हमसे कोई टकराएगा तो उसे छोड़ने वाले भी नहीं है। तो इस चीज को लेते हुए भारत अपनी गतिविधि को, भारत अपनी नीति को, भारत अपनी विदेश नीति को हमेशा लेके चल रहा है। और देखिए हमारे जो संबंध, जैसा कि अनुपम जी ने कहा और मैं भी कह रहा हूं, आप भी कहते हैं इस बात को, कि हमारे संबंध बेशक पाकिस्तान से खराब हो, बेशक चीन से खराब हो, मगर दुनिया में इतने सारे देश हैं, हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, हमारी विदेश नीति बहुत अच्छी है, हम मिलते हैं उनसे कारोबार करते हैं। और जैसे क्या नाम है, इंडोनेशिया से हमारा व्यापार है, वो उसमें और इजाफा होगा, वो बढ़ेगा और बहुत सारी चीजों का हमें लाभ होगा। और हम अपनी चाल है, जो हम अपनी गति है, हम उसे क्यों रोकेंगे राखी जी, हम उसे और बढ़ाते जाएंगे। जहां पे हमें विस्तार करने की कोशिश होगी या कर पाएंगे हम, तो वहां हम अपना विस्तार करेंगे। भारत को हमें विकसित देश में शामिल करना है, तो उसके लिए बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। हम कहीं ना कहीं जब उठेंगे, चलेंगे और दौड़ लगाएंगे, तो हम भारत को विकसित बना पाएंगे। मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ संदीप जी, अच्छी बात है, ये सोच होनी चाहिए। और जब इस सोच से हम आगे बढ़ेंगे चीजों को लेके, तभी हम कुछ कर पाएंगे। कहते हैं ना कि छोटी छोटी कोशिशों से ही आगे बढ़ते हैं, तभी चीजें सफल होती हैं। तो मैं इस चीज को मानती हूँ, लेकिन हमें उस चीज को भी देखना पड़ेगा कि जब भी हमारे अच्छे संबंध तो अमेरिका के साथ भी हुए हैं, लेकिन हमारे साथ क्या करते हैं, मतलब हमारे जो अपने लोग हैं जो हमसे बहुत अच्छी दोस्ती की बात करते हैं, हमसे संबंधों की बात करते हैं, सर वो हमें उठा के कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी उनको करना होता है तो कर देते हैं। हमें इस वाली पॉलिसी पे ना थोड़ा स्ट्रांग होने की जरूरत है, जो मुझे लगता है। जैसे आपने मान लीजिए एक जंगल का राजा शेर है, मेरी बात सुनिए, अब वहां शेर के अलावा कोई नहीं रहेगा। अब उस शेर के अलावा कोई नहीं रहेगा, तो भाई किसी को जाना है या कोई जा रहा है तो वो अपनी तैयारी से ही जाएगा ना सर। ऐसे चले जाएंगे आप तो शेर तो खा लेगा या तो अटैक करेगा, ऐसे समझिए। तो उस तरह से हमको चीजें समझनी है कि एक तरफ किसी का राज चल रहा है, उसका पूरा कब्जा है, अब हम वहां एंट्री ले रहे हैं। तो जब हम शेर से भिड़ने जाएंगे तो हम शेर से भिड़ेंगे तब जब हमारी उतनी ताकत होगी। हम भारत को कम नहीं आंक रहे, लेकिन कूटनीतिक रूप से हमें कहां
कहाँ बहुत हमें अच्छी अपनी बहुत ताकत अच्छी बात रखनी, कही बात ये है। जी जी बिल्कुल। और देखिए आप मैम एक सेकंड, जैसे हम लगातार कहते आए हैं, भारत कहता आया, भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं, और देश के नागरिक ही इस बात को मानते हैं राखी जी। हम जनता के बीच रहते हैं, हम राजनेता हैं, राजनीति में हैं, तो हम कहीं ना कहीं जनता के बीच रहते हैं, और ये बात हर एक नागरिक को, हर जनता को ये समझ में आती है कि हमारा देश पहले से मजबूत हुआ है। अब वो कितना मजबूत है ये हम जानते हैं, आप जानते हैं, या नागरिक जानते हैं, या सरकार जानती है। देखिए कहीं भी कुछ भी हुआ है, पहले पहले क्या होता था, पहले हमारे पे कोई आक्रमण होता था, कोई युद्ध होता था, हम उसे लड़ते थे, खत्म करते थे, जैसे जैसे ही उसे खत्म होता था हम अपने यहाँ बैठ जाते थे। आज आज कोई हम पे आक्रमण कर रहा है तो हम बर्दाश्त नहीं करते उसे। तो ये नया भारत है राखी जी। यदि चीन भी हमारी तरफ टेढ़ी निगाहें करेगा तो हम चुप बैठने वालों में से नहीं, और इस समय इतनी क्षमता है भारत की, तो कहीं ना कहीं हम अपना काम करेंगे। वो यदि कुछ ऐसे काम करता है जो हमें विरुद्ध, मतलब हमारे विरुद्ध कोई काम करता है, कोई अवरोध पैदा करता है, तो उसमें भी हम जो कोशिश होगी वो करेंगे। मगर हम चुप बैठ जाएं, हम अपना काम ना करें, हम भारत को विकास की ओर ना लेके जाएं, तो ये हमारी बेवकूफी होगी। इससे बड़ी गलती कोई देश करता है, कोई भी करता है, तो मुझे लगता है इससे बेवकूफी वाला कोई मामला नहीं है। यदि हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिली है और हमें कोई एक स्टेप मिला है कि जहां हम अपना कदम रखें, तो हम कदम उठाएंगे। अब वो कदम उठाने के बाद किसको मिर्च लगती है, कोई किस तरह का प्रतिक्रिया देता है, तो उसका भी जवाब देंगे, ये समय आने पे पता लगेगा। ठीक है संदीप जी, एक बात और कहूंगी, क्या होता है कि जब हमें लग रहा है कि हम थोड़े से कम होंगे कंपैरिजन में, मान लीजिए हमें लगता है कि हम सामने वाले से एकदम खुल के नहीं लड़ पाएंगे, तो हमें अपने साथ एक ऐसी शक्ति रखनी चाहिए, ऐसा हथियार रखना चाहिए जो हमारे साथ समर्थन में उसको हरा दे। आप समझ रहे हैं? अब आप अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप को तो मुझे भरोसा नहीं है, वो G2 की प्लानिंग कर रहे हैं, तो एक कोई रखिए जो जवाब देने के लिए तैयार है। बहुत हमारे देश ऐसे हैं, ठीक है, जो हमारे मित्र देश हैं, मगर कहीं ना कहीं यदि कोई ऐसी बात होगी तो भारत भी अपने में अपनी क्षमता रखता है। भारत उस लेवल पे अब नहीं है कि जो डिफीट होके आ जाएगा, जो मार खा के आ जाएगा, या जो नुकसान उठा लेगा, वो जवाब देगा। मगर वो जवाब किस तरह का देगा ये समय बताता है। तो हमें पता है, ये सब जानते हैं, कोई आदमी मजबूत है, कोई ज्यादा स्ट्रांग है, तो जो उससे कम स्ट्रांग है वो हमेशा कोशिश करता है कि हमारा टकराव ना हो। वो हथियार से नहीं लड़ता, वो तो कूटनीति से लड़ता है। जो हथियार में कम होता है वो कूटनीति से लड़ता है। मैं बार बार उस पॉइंट पे आ रही हूँ, ठीक है। चलिए ज़किया जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ज़किया जी कुछ कहना चाह रही थी, बोलिए। मैं राखी 3 पॉइंट्स रखना चाहती हूँ। पहले तो यहाँ पे G20 के साथ G2 का बात हुआ। एक चीज याद रखो, चाइना के साथ अमेरिका का फेवर है, क्योंकि अमेरिका चाइना को डिप्रेस करना चाहता है। कंप्रेस करने के लिए उसे एक ऐसी कंट्री चाहिए जो चाइना से बोलबाला ले सके, ठीक है। क्योंकि चाइना जब तक कम नहीं होगा तब तक वो लोग टॉक्स पे नहीं जाएंगे, और जब तक टॉक्स पे नहीं जाएंगे अमेरिका अपने आप को सर्वोच्च रख के ये चीज नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं अमेरिका हमें इन्फ्लुएंस करेगा कि वी हैव टू गो फॉर दिस फाइट, ठीक है। इसमें हमें डिप्रेस नहीं करेगा, वो इन्फ्लुएंस करेगा, और इन्फ्लुएंस करके बीच रास्ते में छोड़ के चला जाएगा, जिस तरह से उसने हमेशा से काम किया है, ठीक है। और जहां तक बात रह रही थी, अभी संदीप जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि अगर हमारे साथ कोई कुछ गलत करेगा तो हम उसको दिखाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि कल हमारे तरफ से कोई एक्शन लिया जाएगा। अरुणाचल की तरफ से जो बॉर्डर के ऊपर हुई है वहां पे कुछ एक बहुत अच्छी इनिशिएटिव होगी, और वहां पे हम कल ही रगेट के वापस भगाएंगे वो चाइनीज को जो इंटर कर गए हैं हमारे बॉर्डर में, और हमारे लोगों को तकलीफ दे रहे हैं, बंदी बना रहे हैं, हमारे लोगों को मार रहे हैं। उस पर हम कुछ इनिशिएटिव लेंगे कल के डेट में, क्योंकि जब हम तक अपने आप को सुरक्षित नहीं करेंगे, अपने बॉर्डरिंग्स को नहीं सुरक्षित करेंगे, तब तक हमें कोर्ट को सुरक्षित करने की क्या बात करेंगे, है ना। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। और ये चीज हमेशा याद रखनी चाहिए कि मैं हमेशा जब भी डिबेट में बैठी हूँ हमेशा बोली हूँ, ब्रिक्स के जरिए जो हमने अपने आप को स्ट्रेंथ करने की कोशिश की थी ना, अगर हम आज उसको स्ट्रेंथ करने की बात कर रहे हैं तो हम चाइना से पंगा नहीं ले सकते। या आप डॉलर के साथ जा सकते हैं या ब्रिक्स के साथ जा सकते हैं, सारे चीज को एक साथ लेके आप नहीं चल सकते। और जहां पे आप ब्रिक्स के साथ जाने की बात करेंगे तो आपको चाइना का सहयोग चाहिए, यू कैन नॉट अपोज इट। तो हमें एक कूटनीति, हम पंगा नहीं ले रहे हैं उससे, हम अपना काम कर रहे हैं, हम पंगा नहीं ले रहे चीन से। हम अपने पोर्ट का, हम जब अपना काम करेंगे तो उस काम में पहले हमारी अपनी बॉर्डर की सुरक्षा है, हमारी अपने बॉर्डर की सुरक्षा है, जिसके ऊपर वो अभी 60 किलोमीटर तक अंदर आ चुका है, हमारे लोगों को ऊपर ताड़ना कर रहा है, हमारे लोगों को मार रहा है। हमने पहले वो इनिशिएटिव लेना है।
हमें दूसरे के बॉर्डर में जाके अभी घुस के फाइट करने की बात नहीं है, जिस तरह से हमने पीओके के साथ किया है वो बात नहीं है। अब तो यहाँ अपनी अपनी बॉर्डर के अंदर की बात है, तो इसको पहले हमें सुरक्षित करनी है ना। ये चीज पे हमें ध्यान देने की जरूरत है कि पहले हम उस चीज को करें, एक करारा जवाब तो पहले वहां दें, उसके बाद हम पोर्ट की बात करेंगे। और पोर्ट इज, मैंने जैसे शुरू में कहा, इट इज वेरी गुड इफ वी आर टेकिंग द इनिशिएटिव एंड कंसिस्टिंग ऑन दिस इनिशिएटिव एंड गेटिंग ए फेवरेबल रिजल्ट। अगर हम इस चीज में बैक ऑफ होने वाले हैं तो फिर हमारे लिए वही हो जाएगा कि थूक करके चाटने वाली बात। तो वो चीज कम से कम हमारी स्ट्रेटजी में नहीं आनी चाहिए। और मुझे लगता है हमारे, आई डोंट नो अबाउट आवर पीएमओ, लेकिन डेफिनेटली हमारी जो 3 नेवल है, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे हमारी आर्मी हो, उनके चीफों पे, उनके हमारे सिक्योरिटी चीफ पे हमें बहुत यकीन है, क्योंकि वो एक इकलौते लोग थे जिन्होंने एयरटेल और आइडिया और रिलायंस को डिक्लाइन करके एमटीएनएल और बीएसएनएल पे स्टिक करके उस चीज को सर्वाइवल नोट पे आज तक रखा है। तो वैसे ही हम ये सारी डिसीजन भी कहीं ना कहीं वो जब मेक करेंगे तो डेफिनेटली ही दे आर गोइंग टू कीप ठीक है मैम। इंडियन स्ट्रेटजी। पवन जी कुछ कहना चाहते हैं? जल्दी से बोलिएगा पवन जी। चलिए, शायद प्रॉपर चर्चा में वो कनेक्ट हुए भी नहीं है। ठीक है, संदीप जी कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। जी, मैं यही कह रहा था। देखिए, भारत हो या कोई भी देश हो, हमेशा यदि इस तरह की कोई परिस्थिति में होता है तो बहुत सोच समझ के ये फैसले किए जाते हैं। यदि आपका पड़ोसी आपसे यदि ताकतवर है तो बहुत आसान नहीं है कि एकदम आप उस पर युद्ध थोप दीजिए। आप उठा लीजिए, कितने सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं कि एक बहुत शक्तिशाली देश ने एक छोटे देश पे युद्ध थोप दिया या युद्ध किया या उस पर आक्रमण किया। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है, जब इस तरह की चीजें आती हैं तो चुप बैठता कोई भी नहीं है, चाहे कितना कमजोर आदमी हो और एक ताकतवर आदमी हो। तो यदि वो 2 मार रहा है तो एक तो वो भी मारने की ताकत रखता है। मगर ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, हमेशा ये भारत ने चाहा है कि हम युद्ध को कभी प्राथमिकता देते हैं, हम हमेशा वार्ता को प्राथमिकता देते हैं। हम हमेशा ये चाहते हैं कि सब कुछ माहौल अच्छा बना रहे, हर देश अपने क्षेत्र में आगे बढ़े। सिर्फ हम तो कहते हैं कि हम ही नहीं, पूरी दुनिया अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़े, अपना अपना काम करे, और ये हमारी नीति भी रही है। हम किसी पे ना किसी को कब्जाना चाहते हैं, ना अपनी चीजें किसी को कब्जे देना चाहते हैं। ठीक है संदीप जी, वही चीज हम लेके चल रहे हैं, और वही चीज हम लेके चल रहे हैं। और राखी जी, हमारा देश जो है वो एक सही राह पे चल रहा है और मजबूत हो, ऐसी मैं कामना करता हूं। और ये हमारे देश में जो भी आगे हम विकास की राह पे चल रहे हैं वो चलते रहें। यही मैं कोशिश करता हूं कि हमारी सरकार, भारत सरकार आज की इस पूरी चर्चा का एक सार देखती हूं। यदि हमारी मलक्का के मुहाने पर भारत की रणनीतिक एंट्री हुई है, अब रणनीतिक एंट्री यदि हो गई है, अब हमें यह देखना है कि हम किस कूटनीति से सारी चीजों को प्रॉपर डेवलप करके अपना काम निकाल लेंगे। बात इतनी सी है सर, यहाँ पे आके सब दी एंड। लड़ाई झगड़ा होगा नहीं होगा वो सेकेंडरी है, लेकिन हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात। हाँ, अनुपम जी कुछ कह रहे हैं, जल्दी से बोलिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। राकेश जी, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण चीज के ऊपर आपके पूरे पैनल का ध्यान आकृष्ट कराऊंगा। ये हम मलक्का की बात कर रहे हैं, हिंद महासागर की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने वहां पर एक बहुत बड़ी बात बोली है, और अपने भाषण में सबसे पहले ही ये बात बोली है कि भारत ने फिलिस्तीन का मुद्दा उठाया है वहां पर। यानी कि भारत की जो पिछले 1-2 सालों से जो समस्याएं चल रही हैं, जिसको आरोप लग रहे थे भारत ने फिलिस्तीन के बारे में बोलना बंद कर दिया है, भारत सिर्फ इजराइल के बारे में बोल रहा है, तो फिलिस्तीन का मुद्दा उठाकर, हालांकि मुद्दा इंडोनेशिया में इसलिए ही उठाया गया था क्योंकि वहां पर इंडोनेशिया एक बहुत बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है, तो वहां पर ये मुद्दा उठा करके और ये कह करके कि भारत अभी भी फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में 2 नेशन थ्योरी को सपोर्ट करता है, ये एक बड़ी वेलकम बात थी और बहुत दिनों बाद सरकार की तरफ सुनाई दी थी। तो ये समझ में आता है कि भारत ने पिछली कुछ गलतियों से सबक जरूर लिया है और फिर वापस अपने पैटर्न की तरफ शायद भारत जाना चाहता है। और ये अपनी जो हमारा जो वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स में जो हमारा जो पोजीशन थोड़ा सा डबरा रहा था, उसको शायद हम फिर से रिसेट करने की कोशिश में लगे हुए हैं, पुराने दोस्तों को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हमने देख लिया है, हम जिन लोगों के साथ जा रहे थे वो हमारे, जब हमको जरूरत थी तब वो हमारे साथ नहीं खड़े थे, वो हमारे विरोधी के साथ खड़े हो गए थे। तो चीजें बदल रही हैं, वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स बदल रही है, तो भारत ने भी शायद अब ये समझा, और ये बहुत ही वेलकम बात है। मलक्का स्टेट के ऊपर जो बातें हैं वो तो है ही, वो तो बहुत दूर, कई दशकों बाद उसके रिजल्ट आएंगे या नहीं भी आ सकते हैं, दोनों चीजें पॉसिबल है। लेकिन ये जो चीज है जो हुई है, जब प्रधानमंत्री ने वहां से फलस्तीन का मुद्दा उठाया है,
तो ये बताता है कि भारत ने अपनी पिछली गलतियों से सीखा है और फिर से अपने उसी पुराने पैटर्न पर जाना शुरू किया है, जिसको आप नॉन अलाइनमेंट बोल सकते हैं। इंडोनेशिया का दौरा भी इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि वहां पर उनके साथ हमने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट शुरू किया था 1950 में। तो उन सब चीजों की तरफ वापस जाने का मतलब है हम फिर से अपनी वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में अपनी पहचान को एक ठीक है। पुराना रूप या स्थायी रूप देना चाहते हैं, उसमें बदलाव नहीं लाना चाहते। बिल्कुल ठीक है। चलिए, क्योंकि समय भी हो गया, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबके अपने जी, मत हैं, धन्यवाद। सबके अपने सुझाव हैं। हमें तो बस ये देखना है कि स्टेट ऑफ मलक्का से हम कैसे अपनी चीज़ों को अच्छा कर पाएंगे, कैसे हमारा बिजनेस अच्छा होगा, कैसे हमारी इकोनॉमी में एक बढ़ोतरी हो सकती है। इंडोनेशिया से यदि हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, व्यापारिक रूप से, रक्षा के दृष्टि से, बहुत सारी चीज़ों को लेके, तो उस नज़रिए से ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जहाँ पे ये हो रहा है वहाँ अब तक पूरी घेराबंदी रही वो चाइना की रही, तो वो जो एंगल है वहाँ पे आपको कूटनीतिक रूप से चलना पड़ेगा। इस बात पे मैं बार बार जोर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि इतना आसान नहीं होगा, और पहली बात तो प्रॉपर डेवलप करने में अभी उसको वक्त भी लगेगा। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।